वेलकम गाइस। रेशवा सेमेस्टर पे आप लोगों का स्वागत है। आज से आपके क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर का अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर वालों को भी स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर वालों को भी स्टार्ट होगा। अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, चलते हैं। ज़्यादा हम बातचीत में अपने समय को न गंवाते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, पहली बात ये जान लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में आपको एक आता है कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आईसी ब्रांच, और एक आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। उसको हम ट्रिपल ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोगों को इन तीनों का कॉम्बिनेशन का एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आप जब सेकेंड सेम में आएंगे, तो सेकेंड सेम में आप लोगों को जो बुक्स होंगे आपकी, एक होगा BEE और एक होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितने भी बच्चे हैं BEE और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले, और भी आपके बुक्स होंगे, वो आपके अदर सर पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं BEE एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ध्यान रहे, इन दोनों को स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई अदर ब्रांच का लड़का है तो वो भी चाहे तो इसमें क्लास ले सकता है, उसके भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, ओके। मैं समय को न गंवाते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए BEE। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा क्या भाई? BEE। अब पहले बात की इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्योंकि बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि हमको पढ़ना क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके लिए जो फर्स्ट ईयर का BEE होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम भी देख लीजिए, इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे इसमें, आप फर्स्ट ईयर में जाइए, सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे, आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, तो आपको उसमें कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे, और उन सब्जेक्ट में जैसे कि आपको पढ़ना होगा ट्रांसफार्मर, आपको पढ़ना होगा कॉइल, आपको पढ़ना होगा मशीन में आपका DC मशीन, AC मशीन आपको पढ़ना होगा। अदरवाइज बहुत से चीजें आएंगे इसमें, जैसे यूटिलाइजेशन आप पढ़ेंगे, UEE के नाम से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत से चीजें पढ़ेंगे, ड्राइंग पढ़ेंगे। उन सबको पढ़ने के लिए, जितनी भी आप चीजें पढ़ेंगे, उन सबको पढ़ने के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपका किसी भी चीज के बेस के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे की चीजें आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं आएंगे। इंटरेस्ट की बातें छोड़ दीजिए, जब आप बेस जानेंगे ही नहीं, तो आगे की चीज आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आपको इंटरेस्ट का मतलब रह गया। इसलिए आपको इस बुक को बहुत ढंग से पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किसके लिए है ये? तो ये आपके इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में BEE की एक बुक्स आती है, इसको आपको पढ़ना है। और बात करते हैं हम बुक का, तो कौन सा बुक आप लेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा? तो देखिए, बुक्स जो आते हैं इसके, एक आएगा नव भारत। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नव भारत जो पब्लिकेशन है इसी का बुक लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसका भारत भारती का भी बुक ले सकते हैं, भारत भारती का। अब आप कहेंगे सर जी, भारत भारती का एक बुक आएगा, आप इसको भी ले सकते हैं, पब्लिकेशन है ये। तो आप कहेंगे सर जी आप ये क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए हम बता रहे हैं बाबू आपको, क्योंकि हम देखिए, हम क्या है कि पढ़ाते हैं, लगभग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डिप्लोमा वाले सेमेस्टर को। तो क्या है कि हमको पता है कि कौन सी बुक कैसा है, किसमें कैसे कंटेंट दिए हुए हैं। इसलिए आपको हम वही बुक बताएंगे जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके, जिसको आप अच्छे से समझ सकें। वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बुक ले लीजिएगा, आपके आगे के जो सेमेस्टर आएंगे या फिर आगे के जब आप JEE की तैयारी करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद होते हैं,
ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको बुक लेना भी है तो आप नवभारत का लीजिएगा या फिर भारत भारती का लीजिएगा, ये बहुत बेटर बुक आती है। सार्थक का मत लीजिएगा, ये दोनों लीजिएगा, ये बहुत आपको बेटर में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक से चलेंगे। सबसे बेसिक मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रिकल नाम से समझ में आ रहा होगा विद्युत। विद्युत मतलब उसमें करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, पावर आएगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे करंट किससे बनता है, तो चार्ज से बनता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से टॉपिक से, चार्ज से। सबसे बेसिक से चल रहे हैं हम, ध्यान रखना बात बाबू, सबसे बेसिक से चलेंगे, और बेसिक से चलेंगे तो आप लोगों को उसका फायदा होगा। देखो, क्लास मिस मत करना, अगर क्लास मिस करोगे तो फिर आगे की चीज समझ में नहीं आती है, इसलिए क्लास कोई मिस नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज की, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज। चार्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश, ठीक है। अब चार्ज होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। अब बहुत लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जब पढ़ते होंगे इंटर में। तो इंटर में एक चीज बताया जाता है, देखिए क्या बताया जाता है। इंटर में एक जब चीज बताया जाता है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं चार्ज के बारे में, कि यहां पर अब प्लस क्यू का चार्ज रखा गया है, यहां पर प्लस 3Q का चार्ज रखा गया है। दोनों में एक फोर्स लगता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, एक प्लस क्यू का है, एक प्लस 3Q का है। तो आप लोग क्या करते थे इंटर या हाई स्कूल में, क्या होता है भाई, वो बच्चों का उस समय उतना नॉलेज होता नहीं है, और जब आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लिए हैं तो इन सब के बारे में डीपली जानना अब जरूरी हो गया है। तो उसमें बच्चे क्या समझते हैं, बस इसमें फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगता है, फोर्स का एक वैल्यू निकाल देते हैं, बॉल खत्म। भाई बच्चों के माइंड में यही सब चलता है, भाई क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया हमारा, हम तो बहुत खुश हो गए। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानिए कि होता क्या है, कहां से आता है। आइए यहां देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए चार्ज होता क्या है, सिंपल से आप जानिए कि अगर कोई हमारे पास कोई भी बॉडी है, या फिर कोई भी एटम है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट पाए जाते हैं उसको आप मटेरियल बोल सकते हैं, उन सब में चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव सॉरी वो सब न्यूट्रल होते हैं। तो या तो उसमें देखा जाए कि अगर कोई हमारे पास ऐसे बॉडी है, इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन को इसमें हम दे दें। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसको गिव कर दिया जाए। दोनों कंडीशन में आपका जो ये बनेगा, जो हमारा ये यहां पर इक्विपमेंट बनेगा, इसको हम बोलेंगे चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है भाई, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला आए, तो जो बना हुआ पार्ट होता है उसी को हम बोलेंगे क्या, चार्ज। देखिए आप एग्जांपल, अभी यहाँ पर जो डिफिनीशंस हैं, डिफिनीशंस आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, अभी आप उस चीज को समझिए। आप चाहे तो हम पढ़ा रहे हैं तो एक नोट्स बना सकते हैं। देखिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, नोट्स आप बनाएंगे, हम पढ़ाते रहेंगे और आप नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सा डिफिनेशन क्या याद रखेंगे कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का आ जाना, दोनों से जो हमारा यहाँ पर इक्विपमेंट बनेगा, जो हमारा यहाँ पर पार्ट्स बनेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या, चार्ज। अब होता कैसे है जरा इसके बारे में जानिए। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले, एक हमारे पास मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है, एक हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एल्युमिनियम का जो परमाणु जो क्रमांक होता है वो कितना होता है बाबू, वो होता है 13। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इसमें कि 13 का मतलब इसमें जो हमारे प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन वो भी 13 है। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 13 है। और प्रोटॉन क्या होते हैं बाबू, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव। इस प्रकार देखेंगे तो कोई भी हमारा जो परमाणु होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है भाई, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, इसका मतलब वो क्या होता है, पूर्ण रूप से वह होता है उदासीन, पूर्ण रूप से हमारा उदासीन होता है। तो हम बाबू आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं केमिस्ट्री आपको स्टार्ट कर दिया हूं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बता रहा हूं, तो यही चीज थोड़ा सा आएगा इसमें, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार ये क्या होगा, उदासीन होगा। जरा चलते हैं, आपको देखिए पीडीएफ मिल जाएगा, घबराइएगा मत। चलिए इसमें हम थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ। जैसे
मान लीजिए कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, ध्यान दीजिएगा बाबू, एल्यूमिनियम है। ओके, आप जानते हैं इस एल्यूमिनियम के चारों तरफ, ठीक है, इस एल्यूमिनियम के चारों तरफ अगर बात की जाए, केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें पहले बात करते हैं प्रोटॉन कितने बाबू। इसमें जो प्रोटॉन है वो 13 है, और जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी होते हैं, मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको अभी उससे मतलब नहीं है, वो भी कितने हैं 13। प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिव। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 13 का 2 8 और 3, मतलब इसके बाहरी कोष की हम बात करें तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, आप अपने आप से दिखाइएगा, पूरा पूरा से कोई मतलब हमको है नहीं, केमिस्ट्री आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसमें 2 8 3, लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, बात करते हैं। देखिए, अगर हम इस एल्यूमिनियम को, अगर मैं इस एल्यूमिनियम को कुछ एनर्जी गिव कर दूं, मतलब मैं इसको कुछ एनर्जी गिव कर दूं, यहां से एनर्जी हीट जो भी हो आप इसको गिव कर दीजिए, भाई हीट भी तो एनर्जी होती है। अगर इसको एनर्जी आप गिव करेंगे तो वह जो इसके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है वह वहां से निकल जाएंगे। तो जब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मतलब एल्यूमिनियम से माइनस माइनस कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया। अगर माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तो हम बात करें इसमें प्रोटॉन कितने हैं। देखिए, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, प्रोटॉन तो इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन इसके अंदर है तो प्रोटॉन तो रिमूव करेगा नहीं, इसका मतलब प्रोटॉन अभी भी 13 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, एक 13 थे, 13 थे और एक यहां से निकल गया, अब कितने बचे, 12 बचे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। आप खुद देख सकते हैं कि प्रोटॉन की जो मात्रा है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो आप सिंपल सा बताइए एल्यूमिनियम कैसा हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना पॉजिटिव, कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो एक पॉजिटिव, और इसी को हम बोलते हैं बाबू +1 क्यू। ये ध्यान रखना, मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि 1 क्यू कहां से आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। अब अगर मान लीजिए इसी को हम एल्यूमिनियम को थोड़ा और सा एनर्जी गिव कर दीजिए, यहां से थोड़ा और एनर्जी गिव करिए, तो भाई जहां एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वहां 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा। अब बताइए, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उस समय प्रोटॉन कितने होंगे, उस समय जो इसमें प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, तो वो प्रोटॉन तो नाभिक में, मतलब प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहले ये बताइए। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे बाबू, पहले कितने थे, देखिए पहले 13 थे, 13 में से 2 निकल गया तो कितने बचे 11। अब बताइए ये क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव। कौन ज्यादा है अभी भी, तो अभी भी जो ज्यादा है वो प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 2q, तो हम लिखेंगे +2q, इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो कितना हो गया +2q। तो ऐसे ही अगर उसमें से 3 निकल जाए तो +3q, 4 निकल जाए तो +4q, 5q, जो भी आएगा। तो हम आपको बस इतना समझाना चाह रहे थे कि ये 2q +2q 3q 5q जो आप लोग इंटर में पढ़ के आए हैं वो आता कहाँ से है, तो वो नाभिक से। आप देखेंगे प्रोटॉन तो ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ज्यादा, तो वही आपका चार्ज बन जाता है। समझ में आया। तो चार्ज क्या बोल सकते हैं भाई, किसी भी परमाणु से, परमाणु जो हम दिखा रहे हैं यहां से, उसमें इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन के जाने से जो हमारा पार्ट बनेगा वही हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा था कि +2q +3q आता कहां से। ठीक इसका विपरीत चला जाए, अगर ठीक इसका हम विपरीत चले तो क्या आएगा, जरा वो देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम इस बार एल्यूमिनियम, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हुआ,
कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं हर एक पदार्थ को ए बी सी डी लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। एल्युमिनियम को मैं ए, चाहे बोरान, एल्युमिनियम, कॉपर, कुछ भी आप ले लीजिए, मैं ए बी सी डी के फॉर्म में चलूंगा, ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, एल्युमिनियम लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है, ज्यादा कंफ्यूजन ना होना चाहिए भाई। चलिए एल्यूमिनियम है, अभी मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो हमारे प्रोटॉन थे, प्रोटॉन वो कितने हैं बाबू, 13, मतलब 13 पॉजिटिव हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 13 क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, जो एल्यूमिनियम में, जो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिव कर दो, इलेक्ट्रॉन इसमें गिव कर दो, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन कर दो। एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें गिव कर दिया। ठीक है, अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन अभी भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। प्रोटॉन में चेंज नहीं होता है बाबू, ये याद रखना। कुछ लोग के माइंड में जानते हो क्या आ जाता है, ये +3Q, मतलब ये हुआ कि इतने प्रोटॉन बढ़ गए। बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन से डिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन से नहीं। ओके, तो याद रखिएगा, ये +3Q और 5Q के चक्कर में प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलती मत पढ़ना तुम लोग। देखो सिंपल सी बात है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन पे सब डिपेंडेंसी है, ये याद रखना तुम लोग। चलो यहां आ जाओ, अगर इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन कितने होंगे, 13। अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन 13 थे, अब कितने हो गए, 14। ये होते हैं पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। अब हम कहेंगे जो हमारा एटम बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, ज्यादा कौन है, ज्यादा ज्यादा देखा जाता है इसमें, तो ज्यादा कौन है, निगेटिव। इसका मतलब जो इसमें प्रोटॉन बनेगा हमारा, सॉरी, जो हमारा इसमें एटम बनेगा वो निगेटिव बनेगा। और माइनस कितना ज्यादा है, तो 1, तो -1Q। ओके, ये बन जाएगा आपका। ओके, तो ये इससे बन रहा है माइनस। उसी प्रकार मान लो सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा हम 2 दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर दें। इसी तरह हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गिव कर दें, इसी तरह हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गिव कर दें। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे सर जी नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, नोट्स आपको हम कह रहे हैं बार बार प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन पढ़ने के लिए आप जितना पढ़ा रहे हैं एक कॉपी लेके बैठ जाइएगा और इसको भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, प्लस अपना नोट्स खुद भी बनाइएगा, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें से भी पढ़िएगा, तब आपको बेटर नंबर और साथ साथ बेटर नॉलेज मिलेगा। ये सब ध्यान देने वाली चीज है आपके लिए। चलिए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 बढ़ जाएंगे, 3 आएंगे तो 3 बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस पर जो हमारा चार्ज होगा -2Q, इसमें -3Q, इसी प्रकार -4Q, इसी प्रकार बहुत से चार्ज हमारे बन सकते हैं। तो बस मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा था कि +2Q, 3Q, 5Q, 4Q माइनस प्लस कहां से आता है, इसको जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि +3Q, -3Q ऐसे दे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब समझ गए ना, कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देने वाली चीज है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा चार्ज को हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे। चार्ज, आवेश। तो चार्ज को कैसे डिफाइन अगर करना हो तो चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा आ जाना, ठीक है, जो उससे आपके पार्ट बनेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ओके, याद रखना चाहिए इसको। आवेश का मात्रक पूछता है कभी कभी, आप जेई के एग्जाम में जाएंगे तो आवेश का, चार्ज का मात्रक पूछ देता है, यूनिट क्या होता है आवेश का। तो आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है कूलम। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, थोड़ा कूलम लिख लीजिएगा, कहीं कहीं कूलम भी लिखा होगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलम। फिर इसका फॉर्मूला पूछता है क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला जो होता है Q = N/E। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, Q मतलब क्या होता है, आवेश। Q मतलब क्या होता है बाबू, आवेश। आवेश = N क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब हम कह सकते हैं आवेश = A जो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो आवेश का ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, आवेश का फार्मूला। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है।
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है भाई, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर इंटू इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आवेश पर जो आपका चार्ज होता है कैसा होता है, आवेश पे चार्ज, ये भी ध्यान रखिएगा, ये उसकी मात्रा मैंने लिख रखा है। आवेश पे जो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है वो कैसा होता है, निगेटिव। ये भी आपको याद रखना है, आवेश पर चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसा होता है, निगेटिव। ओके, चलिए इतना याद रखेंगे। चलते हैं थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कितने चार्ज उभरेंगे, आइए उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उसको गिव करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम चार्ज के लिए, एक कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फार्मूला। हम देखिए कभी भी न्यूमेरिकल करते समय जो डाटा दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है, बहुत सिंपल सा है। तो हम सिंपल सा चलेंगे। बताइए Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, Q इक्वल टू कितना दिया भाई, तो Q इक्वल टू दिया है 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या देना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होगी। तो हम बस फार्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई। हमको N निकालना है तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अब आई कितना हो जाएगा, E। इसी फार्मूला पे हम लगा देंगे। Q का मान कितना दिया है, यहां से देख लीजिए, Q का मान 1 कूलम दिया हुआ है और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन या तो उसमें गिव करना पड़ेगा या फिर उससे रिमूव करना पड़ेगा। तब आपका कितना कूलम चार्ज बनेगा भाई, 1 कूलम चार्ज बनेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज होती है। ओके, ये आपको एक न्यूमेरिकल्स रहा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। एक और न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इसी में कर लेते हैं, इसी में हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ा लेते हैं, बस 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंडक्टर से, क्वेश्चन है हमारा, एक कंडक्टर से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि वह, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि वह 3.5 नैनो कूलम, 3.5 नैनो कूलम आवेशित हो जाए, आवेशित हो जाए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो डाटा है उसको लिख लीजिए। डाटा हमारे पास क्या है भाई, देख लीजिए, तो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है यहां पर देखिए, हाँ चार्ज कितना दिया है भाई, यहां पर चार्ज दिया हुआ है 3.5 नैनो कूलम। इसको आप थोड़ा सा कूलम में चेंज कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए आपको याद होना चाहिए 1 नैनो कूलम में कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो इतना कूलम हो गया। अब चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वही फार्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई, और N इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई E। इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा भाई, Q का मान कितना दिया है, पूरा सॉल्व करिएगा बाबू, इतना 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.18। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 2.18 इंटू 10 टू द पावर
10 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। चलते हैं न्यूमेरिकल्स, आप लोग देखिए, जितने भी इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स होंगे आप लोग करते रहिएगा। अगर जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, सर का नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और सबको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको पुनः समझा लूंगा, एक दिन क्लास में ले लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, और वो क्लास ले लिया जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, थोड़ा बात करते हैं। बात सबसे पहले हम देखें क्या पढ़े अभी तक, हम पढ़े हैं अभी तक क्या भाई, चार्ज। ओके, चार्ज हम पढ़ चुके हैं। अब चार्ज के बाद आती है हमारी टॉपिक करंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा करंट के बारे में कि करंट क्या चीज होती है। आइए यहां पे चलते हैं, थोड़ा बाबू देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। करंट, कौन सी करंट? करंट देखिए, एक मैकेनिकल में भी आएंगी। करंट मतलब होता है धारा, धारा मतलब जो पानी का प्रवाह होता है उसको भी धारा कहा जाता है। तो वो नहीं, हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट या फिर हम बोलेंगे इसको धारा। धारा क्या चीज होती है, आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलिए करंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए। क्या होता है धारा? देखिए, धारा के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रवाहित होने वाली एक चीज है। जब नाम है धारा, धारा मतलब होता है प्रवाहित होने वाली चीज है। तो क्या होता है, जरा इसके बारे में हम सिंपल सा चर्चा करेंगे, जो आप बहुत पहले से इंटर में भी जानते आ रहे हैं। हम इस पर ज्यादा टाइम लॉस नहीं करने वाले हैं। देखिए धारा क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले से भी पढ़ते आए हैं। धारा इजकल टू होता क्या है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। धारा इजकल टू, ठीक है, धारा इजकल टू होता है डी क्यू, अब आई होता है डी टी, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ते हैं आवेश। आवेश अब बटा कितना हो जाएगा, समय। लेकिन ध्यान देना बाबू, यहां डी लिखा है। डी का मतलब क्या होता है, जब भी डी लिख दिया जाए तो डी का जो मतलब होता है वो चेंजिंग नेचर होता है। डी जब भी है वो क्या है, चेंजिंग नेचर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब बात करें समय के साथ साथ आवेश की मात्रा जो होती है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, प्रवाह की दर जो होती रहती है वो चेंज रहती है, इसीलिए हम इसको डी से डिनोट करते हैं। तो आप सिंपल सा डिफिनेशन, मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि आवेश सॉरी, धारा इक्वल टू आवेश बटा कितना होता है, समय होता है। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया जाए तो क्या हो, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि करंट फ्लो कैसे होती है। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, अब फिर मेन चलेंगे कि करंट फ्लो कैसे होती है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। धारा इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, आवेश बटा कितना होता है, समय। चलो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो आई होता है, धारा को हम डिनोट करते हैं आई इक्वल टू क्यू, अब आई कितना हो जाएगा, टी। ये जो डिफिनीशन है, किताबी डिफिनीशन है, तो उनको भी थोड़ा देख लिया जाए, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि सर किताब में ये दिया है और आप थोड़ा ऐसे बता रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। बाबू मैं गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को इसको याद भी हो जाए और साथ साथ नॉलेज भी अच्छा मिले। ठीक, आइए देखते हैं इसको। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। मैं अगर यहां पर टी का जो मान है 1 सेकेंड रख दूं, मैं डिफिनीशन थोड़ा सा दूंगा आपको, उसके बाद मैं इसका मेन चलूंगा क्या होता है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड रख दूं तो यहां पर आई इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, क्यू। तो कभी कभी डिफिनीशन इसका बनाते हैं लोग, क्या बनाते हैं कि प्रति सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को हम धारा कहते हैं। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये भी डिफिनेशन, ठीक है। प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन बाबू एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, ये बताओ जो इसमें आवेश लिखे हैं प्रवाहित होता है, मैंने क्या बोला अभी आपको, प्रवाहित। देखो हम आपको जो पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सेमेस्टर की चीजें ही तैयार हो, आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि कुछ आगे की तरफ जेईई की तैयारी करें आप लोग, तो उसमें भी कुछ टर्म्स आए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, नोट्स आपको दे देंगे हम, और एग्जाम कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा आप ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोगों के लिए। ठीक, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को बस क्या चाहिए, हाउ हाउ हाउ, ये तमाम नहीं यार, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, समझना। लाइफ में अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो, और समझ के पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा और तुम लोगों के लिए बेटर रहेगा वो। ठीक,
और अगर तुम समझे रहोगे तो यार लिख भी सकते हो, अगर तुम अच्छे से समझे रहोगे तो लिख भी सकते हो। खाली रट्टा मारोगे तो फिर क्या मतलब रह गया उस पढ़ाई का यार। समझो इस चीज को। देखो मैंने लिखा है आवेश प्रति सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को धारा कहते हैं। मैंने थोड़ा सा प्रवाहित का टर्म्स यहां क्यों निकाल दिया, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये आता है कि जो हमारा आवेश होता है, जो हमारा आवेश होता है वो दो होता है, एक होते हैं पॉजिटिव आवेश और एक होते हैं निगेटिव आवेश। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिए, इसको बोलते हैं होल्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं। तो आवेश कौन सा प्रवाहित होगा, बात ये आती है होल्स की इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना जो प्रवाहित होगा, सॉरी पेन गिर गया था, जो इसमें प्रवाहित होगा याद रखिएगा हमेशा कि प्रवाहित होने वाला जो चीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स प्रवाहित नहीं होता है। ये बच्चों के माइंड में बहुत से कंफ्यूजन रहता है कि प्रवाहित कौन होगा, तो प्रवाहित सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स नहीं होते हैं। बाबू होल्स क्या होता है पहले ये जान लो। जैसे कि मान लो एक मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां पर हमारे पास एक मेज का टुकड़ा है, एक पटरा है, पटरा तो समझते ही होगा तुम लोग, जो गांव में चौकी वौकी बनाते हैं, एक पटरा है। उस पटरा को हमको किसी चीज पे ठोकना है, तो इस पटरा को अगर दीवार पे फिक्स करना है तो उसके लिए यहां पर कील लगाना पड़ता है। क्या लगाएंगे आप लोग, कील लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है, सिंपल सा डिफिनेशन समझो कि जो इसमें कील है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखो जब हम इस पटरा से इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो यहां पर एक हालो स्पेस दिखाई देगा, हालो जगह दिखाई देगा, उसी को होल्स बोलते हैं, वही पॉजिटिव होता है। और जो यहां से निकला है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोग खुद सोचो कि जो कील है वो चलेगा कि वो खाली जगह चलेगा, मूव कौन करता है, तो खाली जगह मूव करेगा। अगर खाली जगह को मूव कराना है तो पूरा घर को उठा के ले जाना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए वहां से कील को तो हम कील को यहां से निकाल के यहां लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम पूरे पटरा को यहां से निकाल के होल्स को यहां से निकाल के यहां तो ले नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए याद रखना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल्स मूव नहीं करेगा। ओके, ये बात को ध्यान रखना। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि चार्ज प्रवाहित होने वाला जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, न कि होल्स होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन का मतलब कील है, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि प्रति सेकंड में जो हमारा आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम बोलते हैं धारा। अब धारा का मात्रक भी थोड़ा देख लेते हैं। धारा का जो मात्रक होता है वो क्या आ जाएगा, तो धारा का मात्रक I इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q बाई टी। और Q का मात्रक क्या होता है, आवेश है ना, अरे लिख दे रहे हैं हिंदी में यार, आवेश अब बटा क्या है, समय। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी मीडियम वालों को। ठीक है, आवेश बटा समय। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। लिख ही देते हैं कूलम, अब बटा कितना हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बाबू, एम्पियर। ओके, तो मात्रक क्या होगा धारा का, अगर कोई पूछे धारा का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वह होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कशन कर देना चाहता हूं, धारा का मात्रक एम्पियर। और धारा को जो मापने वाली डिवाइस होती है, धारा को मापने वाली डिवाइस, जैसे धारा का मापन भी तो करना पड़ेगा, तो धारा को मापने वाली जो युक्ति होती है, डिवाइस होती है, वो क्या होती है बताइए। धारा को मापने वाली डिवाइस हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, वह क्या होता है, वह होता है एमीटर। एमीटर कई नाम कई जगह लिखते हैं सब, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है अमीटर। ठीक है, या एमीटर। तो धारा को मापने की जो युक्ति आती है, डिवाइस आती है, वो कौन सी होती है, एमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है ये। और धारा का अगर बात करें, धारा क्या होती है, तो प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली जो आवेश होती है उसी को धारा। और कौन सा आवेश प्रवाहित होगा ये भी ध्यान रखना है। कौन सा आवेश प्रवाहित होता है बाबू, तो वह होता है हमारा कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन, न कि होल्स, माइनस वाले, निगेटिव वाले। होल्स प्रवाहित नहीं होता है। ओके, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो चलो मैं दिखा देता हूं तुमको कैसे होता है। चलो भाई, हम हैं तो जानोगे तुम लोग कैसे हो रहा है ये काम।
अब मैं दिखाता हूं तुमको कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन को मैं बार बार कह रहा हूं। आइए देखते हैं। जैसे थोड़ा मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक बैटरी है, यहां पर एक बैटरी है, ओके। और इस बैटरी की बात करें तो इस बैटरी में हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं, और दोनों टर्मिनल्स के बारे में आपको पता होगा, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा नेगेटिव। बैटरी के बारे में क्या क्या चीज होती है डिस्कशन आप लोगों को अगला मतलब चैप्टर एक आएगा बैटरी का, उसमें आपको पूरा बताएंगे हम बैटरी बनता कैसे, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको सब डिस्कशन वहां किया जाएगा, यहाँ पर नहीं। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा फंडामेंटल चीज बताऊंगा। जैसे यह हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी में प्लेट्स जो होती हैं बहुत से होती हैं, मैं सिर्फ यहां पर दिखा रहा हूं सिर्फ दो प्लेट जो मेन होती है, जिसको हम पूरे प्लेट को मिलाकर दो प्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हमारा पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारा निगेटिव प्लेट है, ओके। दो प्लेट्स होती हैं। अगर यहां पर कोई लोड जोड़ दिया जाए, यहां पर कोई लोड जोड़ दिया जाए तो देखिए क्या होता है, पहले इसके बारे में चलते हैं। देखिए ध्यान से बाबू, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे वही बताए थे ना यहां से अभी कि वहां से निकाल दिया गया इलेक्ट्रॉन को, मतलब खाली जगह है वहां पे। और ये निगेटिव है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हुए हैं। आ समझ में? अब तुम बताओ, जैसे ही हम इस सर्किट को जोड़ेंगे, यह हमारे लिए कोई लोड है या शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी को रखिए, आप शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए अगर हम इस लोड को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे ही लोड को जोड़ेंगे इसके, अच्छा इसको जोड़ भी दीजिएगा आप लोग, ऐसे कनेक्शन रहता है। जैसे इस लोड को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव है, इसके पास खाली जगह है, ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो आप पढ़े होंगे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे इस वायर के द्वारा तो यह जो पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आके एक जगह को भर देगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके दूसरी जगह को भर देगा, तीसरा आगे तीसरे, इस प्रकार इधर से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, इनकी जगह को भरते रहेंगे। और कुछ समय बाद जब पूरे होल्स इलेक्ट्रॉन आके भर देंगे, उसी टाइम हम कहते हैं बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। चलो तो ये बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि होल्स जा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के इस साइड में आएगा होल्स को भरने के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में चलेंगे तो इन्हीं के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होती है उसी को हम बोलते हैं धारा। कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो धारा फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों फ्लो हो रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको घबराइएगा मत, मैं बताऊंगा आपको। अभी नहीं, थोड़ा आपको भी सोचने का मैं मौका दूं कि आप थोड़ा सोचिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि जो धारा फ्लो होती है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो धारा फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। थोड़ा सा अभी आप याद कर लीजिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। आप भी थोड़ा सोचिए कि क्यों अपोजिट करंट फ्लो होती है, क्यों अपोजिट है, थोड़ा सोचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा तभी मजा आएगा। आप भी सोचिए। देखिए क्या है, एक बात यहां पे है कि जैसे ही इस बैटरी को जोड़ेंगे तो यह प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिससे कि इसमें करंट फ्लो होगी जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही तो मैंने कहा था यार, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, प्रति सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे वह इलेक्ट्रॉन की मात्रा ही क्या होती है, धारा होती है। कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। पता ना आ नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको जब मेरा यहाँ पर आपको लाइव हुआ तो मैंने एक चीज कहा था कि बाबू आपको क्वेश्चन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही बता दूंगा। क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर एक बात बताइए कि आप जब इस लोड को जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के इस निगेटिव टर्मिनल से निकलकर इधर से होकर आ रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों नहीं आ जा रहे हैं, ये तो नजदीक है वो दूर है। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों नहीं चले जा रहे हैं, क्यों उधर से आ रहे हैं भाई। सही बात है, आपका क्वेश्चन भी सही है, ठीक। मैंने कहा था क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए इसका रीजन ये है कि आप जानते हैं कि प्लेटों के बीच में क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है भाई,
वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य जो होता है वो कैसा होता है, वह होता है इंसुलेटर। अब आप बताइए, जैसे आप बैटरी में आप डालते हो डाइल्यूट वाटर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो आप बताइए कि क्या यह इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर को पार करके उधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि इस एरिया से पार करके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सके। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इससे होकर इसमें नहीं जाता है, उस वायर से होकर उसमें आता है। समझ में आया? चलिए, एक तो मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर किया कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे, उस वायर से होके जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? इसके बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है भाई? एक मिनट। हेलो, हेलो। हाँ, हेलो। चलिए देखते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होके आएंगे। पता होगा क्यों? इसलिए कि इधर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है बाबू? इंसुलेटर होता है, और हमारे इंसुलेटर को पार करके इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ओके। उस अगर इंसुलेटर को पार करना है तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। इस बैटरी के पास उतनी क्षमता ही नहीं है जी कि इलेक्ट्रॉन इस इंसुलेटर को पार करके चली जाए। ओके। चलिए, कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़ा सा आपको मैं और डिस्टर्ब करना चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। कि डिस्टर्ब ये करूंगा कि आप लोगों को ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए इसमें आते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको करने वाला हूं। क्या डिस्टर्ब? आइए यहां देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन आप सोच रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आते हैं, वो गलत है। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ा तो यही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और आपको डीपली लेके चल रहे हैं। कोई भी ऐसे पढ़ाता है, आप जहां पढ़ेंगे सब ऐसे ही पढ़ाते हैं लोग, लेकिन बाबू मैं थोड़ा डीपली लेके चलूंगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको डीपली लेके चल रहा हूँ कि इसमें काम कैसे हो रहा है। देखिए, सेमेस्टर की ये सब चीज पढ़ा रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। यहां पर मैंने एक बैटरी बना रखा है, जरा ध्यान देना बाबू। यहां पर मैंने एक बैटरी बना रखा है। ओके। इस बैटरी का जो हमारे प्लेट्स हैं उसको भी मैंने यहां बना रखा है। इस बैटरी के जो प्लेट्स हैं उसको भी मैंने बना रखा है। इस बैटरी का जो प्लेट है थोड़ा उसको बनाइए। देखिए, फिर से मैंने क्या किया है कि जो आप यहां पर वायर्स, जिस वायर के द्वारा, चलिए देख पहले ये भी दिखा लेते हैं। इसमें होंगे पॉजिटिव और इसमें होंगे निगेटिव। ठीक है? अरे मतलब बराबर है होंगे यार, मैंने थोड़ा इधर उधर दिखा दिया। अब मान लो कि अच्छा चलो टर्मिनल दिखा लो। इसमें हमारे टर्मिनल्स हो गए, इनको इनके साथ जोड़ दो, आयन को इनके साथ जोड़ दो। दोनों को मैंने जोड़ रखा है। अब मैं लोड को दिखा रहा हूं, चाहे लोड को चाहे वायर को, जिस वायर के माध्यम से आप इसको जोड़ेंगे उस वायर को मैंने यहां दिखा रखा है। ओके। अब इस वायर को आप कनेक्ट करिए इनसे। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, एक बात बताइए सब लोग इसमें, कि जो हम वायर जोड़े हैं एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का, जो भी हम वायर जोड़ेंगे वो पूर्ण रूप से उदासीन होगा कि नहीं होगा? कोई भी आप ले लीजिए, एटम पूर्ण रूप से उदासीन होता है, मतलब उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूर्ण रूप से उदासीन है। मतलब क्या समझे इसमें? यह समझे कि इसमें जितने हमारे पॉजिटिव हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव है, जितने पॉजिटिव हैं उतने निगेटिव है। ओके। अब देखो होता क्या है, जरा ध्यान देना मेरी बात यहां पर। अब होता क्या है, आप लोग को मैं बताया था कि इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ाया तो ही जाता है बच्चों को, लेकिन थोड़ा रियलिटी में आओ। होता क्या है कि आप जब देख रहे हैं यहां पॉजिटिव, अब ई भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस वायर से होके लेके आएंगे, तो इतना दूर उसको खींचने की आवश्यकता क्या है? ई क्या करता है कि जो वायरवा से जोड़ते हैं उस वायरवा के बॉन्ड को तोड़ देता है। भाई इसके पास क्षमता है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके पास क्षमता है, क्षमता मतलब इसके पास ज्यादा मजबूती है। अब ई क्या करता है कि इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, जो वायरवा है उसके। अब बॉन्ड को जब तोड़ता है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसको आवश्यकता किस चीज का है?
निगेटिव का। तो करता क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ के जो इनका इलेक्ट्रॉनवा है उसको अपने तरफ खींच लेता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया। अब बचा क्या वहां पर? प्लस। बचा क्या? प्लस। अब ओ क्या करता है, इस भाई साहब के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। फिर यहां बचा प्लस। अब ये करता है कि इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब ये क्या करता है कि इनके इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लेता है, यहां खींच लेता है। और ई इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो यहां पर जगह खाली हो जाएगा। ये जब जगह खाली होगा तो ये जो प्लस है अब इस बैटरिया के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब क्या हुआ, जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां लाएगा तो फिर तो वही बतिया आ गया, जितने प्लस उतने माइनस। तो एल्युमिनियम के वायर में कोई कमी नहीं, लेकिन जो बैटरी का प्लस है वो किसको खींच के अपना सर्किट पूरा करता है? वायर के। अब उसी प्रकार फिर इनको खींच लेगा, फिर प्रोसेस चलता रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आते रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन बना रहेगा और धारा फ्लो होती रहेगी। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस आ तो नहीं रहे होंगे, लेकिन मैंने बता रखा है कि कैसे काम कर रहा है। बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन कभी आते ही नहीं होंगे कि सर ये काम ये कैसे हो रहा है। बस बच्चों के माइंड में ये आता है कि यार हम क्या पढ़ लें और जाके एग्जाम में लिखा है और हम पास हो जाएं। अरे पागलों, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉलेज लो, नॉलेज लोगे तुमको फायदा करेगा। यार ढंग से पढ़ोगे तो आगे की चीजें तो वैसे समझ में आएंगी, आप अपने आप से लिख सकते हो सब कुछ। ठीक है, अभी सब उल्टा सीधा मत पढ़ो कि खाली पढ़ लिए रट्टा मार लिए हो गया। चलिए एक बार और थोड़ा सेंस देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे इस बैटरी के, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां से निकलकर इस वायर के माध्यम से होकर यहाँ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में एक करंट फ्लो होती है, मैंने वो बोला था। ठीक है, ये भी आप तो को जनरली बताया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनली चलेंगे तो क्या सोचेंगे आप, भाई इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर नहीं खींचा जाता है, ये बैटरिया का करता है, पहले जो वायरवा है उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, अब फिर वह भाई इसके पास क्षमता है तो बॉन्ड को तोड़ देता है। यह इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन आगे आगे आगे, आज जो खाली जगह होगा वो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाके सर्किट को पूरा कर देगा। तो आप बताओ क्या इसके होल्स कम हो रहे हैं कि नहीं? इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो होल्स में भी कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन में भी कमी आ रही है। जब पूर्ण रूप से होल खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा उस कंडीशन में। याद रखेंगे, ये भी याद रखिएगा बाबू, एक बहुत उल्टा सीधा मत पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस वायर के इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। ओके, अब फ्लोवेशन हमेशा बना रहता है, करंट हमेशा फ्लो होती रहती है। कब करंट बंद होगा? तो करंट तब बंद होगा जब ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे के आके होल्स को क्या कर देंगे? भर देंगे। तो आपके धारा का मान, मतलब आवेश जब आएंगे नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी, उस समय धारा का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और उसी कंडीशन में बोलेंगे हम कि जो बैटरी है वो क्या हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। ओके, बैटरी क्या हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ये रहा करंट का थोड़ा सा फंडामेंटल चीज, करंट फ्लो कैसे होती है, करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इन सब बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पे, याद रखेंगे इस चीज को। हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि जो रेशवा सेमेस्टर है उसमें, जिसमें आप लोग ज्वाइन किए हैं रेशवा सेमेस्टर, उसमें आपको फुल कोर्स आपको मिल रहा है, इस समय ऑफर चल रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द रेशवा एकेडमी में ये सेमेस्टर है, आप लोग जल्द से जल्द उस कोर्स को ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। अभी सस्ता है, फिर बाद में महंगा हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।